भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस बैठक कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे जनपद सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर इस मंडल स्तरीय बैठक में भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से मैं सभी भद्र महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आइए इस कार्यक्रम को, जैसे कि हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है, दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस पुनित कार्यक्रम, इस पुनित अनुष्ठान का हम शुभारंभ करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह जी से, माननीय आयुक्त महोदय जी से एक बार दीप प्रज्वलन कर अपने पुनित कर कमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय दयाशंकर जी सहयोग करेंगे दीप प्रज्वलन में। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे। सम्मान की छोटी सी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय शीतल टंडन जी को, और आपके साथी एक बार मंच पे आएंगे और आदरणीय आज के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि महोदय का आप शॉल उड़ा के स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। चलिए सभी एक बार अपना स्थान ले लेंगे। ज़्यादा व्यर्थ समय न गवाते हुए आज के कार्यक्रम के प्रयोजन की तरफ हम बढ़ते हैं। और आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, आप सबको इस मंडल स्तरीय बैठक में बुलाने का जो प्रयोजन है, उसकी तरफ हम शीघ्रता से बढ़ते हैं। चलिए कार्यक्रम के शुभारंभ में आज जिस घड़ी का हमें इंतजार था, उसकी तरफ हम बढ़ते हुए आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर एनपी सिंह जी, जो पूर्व आईएएस हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और न केवल सहारनपुर मंडल में पूरे देश भर में घूम घूम कर भारतीय शिक्षा बोर्ड की क्या उपयोगिता है, भारतीय शिक्षा बोर्ड से हम कैसे जुड़ सकते हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड में ऐसा क्या नवीन है, उन सब का बहुत ही स्वस्थ मार्गदर्शन और हम सबका ज्ञानवर्धन करने के लिए हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। तो एक बार मैं पुनः आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको बुलाना चाहूँगा, उनके चरणों में मंच को समर्पित करना चाहूँगा। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सौम्यता और कुशलता के प्रतीक हमारे अनुज माननीय आयुक्त महोदय, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और जनपद सहारनपुर और आसपास के अंचलों के उपस्थित सभी माँ शारदा के आराधक शिक्षाबंध भगिनियों एवं भाइयों, मैं सर्वप्रथम भारत की समस्त ज्ञान परंपरा के उन नायक ऋषिगण को प्रणाम करता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा के सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूँ और भारत की विराट गुरुकुलीय परंपरा को भी नमन करता हूँ। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड के आग्रह पर उपस्थित हैं, वो सभी लोग भारत में निष्ठा रखने वाले, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले
और भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारत बोध के साथ भारत को गढ़ने के लिए संकल्पित लोग हैं। ऐसे सभी मां शारदा के आराधकों का आप सभी का भी मैं हृदय के अभ्यंतर से अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं किसी भी बोर्ड का जो परिचय है, उसकी विधिक स्थिति क्या है, उसके विषय में चर्चा करके फिर मैं बताना चाहूँगा कि इसकी अवधारणा क्या है और ये किस उद्देश्य के तहत स्थापित किया गया और ये बाकी अन्य बोर्ड से भिन्न कैसे है। क्योंकि 3-4 बहुत ही बेसिक सवाल आपके मस्तिष्क में होंगे। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित पतंजलि योग पीठ द्वारा संचालित एक नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी बोर्ड का गठन कोई भी प्राइवेट संस्था नहीं कर सकती। बोर्ड का गठन या तो राज्य सरकार कर सकती है या भारत सरकार कर सकती है। बहुत वर्षों से आपने इतिहास में देखा होगा कि 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट में जिन प्रावधानों के कारण भारतीय शिक्षा से भारत गायब हो गया और उसमें पूर्णतः यूरोसेंट्रिक कॉलोनलिज्म, यूरोपीय उपनिवेशवाद उसकी नाभि के रूप में स्थापित हो गया। उसका उपचार करने की दृष्टि से आपने देखा होगा महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर और यहां तक कि भी स्वतंत्रता के पश्चात भी बहुत सारी संस्थाएं जो भी भारत में निष्ठा रखने वाली हैं, उन्होंने भी छोटे छोटे प्रयोग ही सही, क्योंकि उनके पास कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन का नाम सभी ने सुना होगा, जो पहला स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा आयोग बना था। उन्होंने भी अपने निष्कर्षों में ये लिखा कि मेरी बहुत ही इच्छा थी कि मैंने उसमें कुछ संस्तुतियां भी की थी कि भारत में भारत की शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन मुझसे भी बिल्कुल बीमार थे, उनका एक संस्मरण है उनके मित्र का, तो उन्होंने पूछा कि कोई आपको गिला रह गया जिंदगी से क्या? आप शिक्षाविद हैं बहुत बड़े। उन्होंने कहा हाँ, एक गिला है कि मुझे एक आयोग की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन मैंने उस संस्तुतियों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर पाया कि जो यूरोपीय कॉलोनलिज्म नाभि के रूप में स्थापित हो गया है उसको डीन्यूक्लिएट कर सके। डीन्यूक्लिएट का मतलब उस न्यूक्लियस को निकाल करके पुनः भारत की नाभि को स्थापित करना, ये नहीं कर पाए हम, ये अफसोस है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी मृत्यु के समय 1940 में जब उनके शिष्यों ने पूछा कि आप तो आधुनिक शिक्षा में यूरोपीय समावेशन की बहुत पैरवी करते रहे गुरुदेव, आपको अंतिम क्षणों में कुछ कहना है क्या जिसको मैं लेखबद्ध कर दूं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा कि मैंने बहुत बड़ी भूल की कि जो हमने अंग्रेजी विषय ही नहीं बल्कि यूरोपीय दर्शन की श्रेष्ठता की जो वकालत की, ये मुझे लगता है कि जीवन में मैंने भूल की। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो हमारे पूरे भारत को वैचारिक रूप से उपनिवेश बनाने की साजिश थी। महर्षि अरविंदो कहते हैं, मैं उन्हीं लोगों के वाक्य बोल रहा हूं, कोई अपना वाक्य नहीं है। महर्षि अरविंदो कहते हैं 1950 अपने मृत्यु के कुछ साल पहले एक उनका लेख है कि ये कौन सी शिक्षा है जिसको हम भारतीय शिक्षा कहते हैं। वो शिक्षा भारतीय कैसे होगी जिसमें भारत ही नहीं है।
जिसमें भारत के दर्शन का कोई बोध नहीं है, जिसमें भारत के पर्वों का कोई बोध नहीं है, जिसमें भारत की पूरी सांस्कृतिक यात्रा का कोई बोध नहीं है, जिसमें भारत की प्राकृतिक संपदाओं और उसकी उपयोगिता का, पूरी ऐतिहासिक यात्रा का सम्यक समर्थ बोध, तो वो शिक्षा को हम भारतीय कैसे कह सकते हैं? ये महर्षि अरविंदो का बात। महात्मा गांधी भी बुनियादी शिक्षा की बात करते थे। अगर आप द ब्यूटीफुल ट्री, जो धर्मपाल जी की पुस्तक है, जो गांधीयन फिलॉसफी, जो एजुकेशन के बारे में या वोकेशनलाइजेशन के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, उसमें उन्होंने लिखा है कि गांधी बुनियादी शिक्षा की बात करते थे। बुनियादी शिक्षा का मतलब है कि भारत में शिक्षा भारत बोध के साथ, भारत की पूरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक यात्रा के साथ थोपा हुआ यूरोपीय विचारों से प्रेरित दक्षताएं और दृष्टि ना हो। और जब उनसे भी बाद के कालखंडों में पूछा गया, जब वो जीवित थे, कि आप कैसी शिक्षा चाहते हो, तो बोले जिसके लिए मैं जीवन भर संघर्ष किया और धीरे धीरे स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। मृत्यु के कुछ दिनों पहले का उनका स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि बिना बुनियादी शिक्षा के, बिना भारत की शिक्षा की मौलिकता के, ये हमारा स्वप्न पूरा नहीं होगा। ये बातें चलती रही, समय समय पर आयोग आते रहे, परिवर्तन भी होते रहे, कुछ न कुछ बदलाव इस दिशा में किए भी गए, लेकिन ये सोचा गया कि एक ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं होगा, तब तक हम शिक्षा का पूर्ण भारतीकरण करने का सामर्थ्य विकसित नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? आप सभी शिक्षाविद हैं, जानते हैं कि एवरी कैरिकुलम हैज मेजरली 6 कंपोनेंट्स। उसके 6 अंग हैं: सिलेबस, टेक्स्ट बुक, पेडागोजिकल अप्रोच, असेसमेंट, स्कूल कल्चर एंड एनवायरनमेंट। कार्यक्रम के अलावा ये भी पांचों उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई अकेली टेक्स्ट बुक या अकेली पेडागोजिकल अप्रोच या अकेला असेसमेंट के आधार पर जारी हुआ सर्टिफिकेट ये शिक्षा नहीं होता। और इन सारे ही कंपोनेंट्स का जब एक केंद्रीभूत उद्देश्य होता है, एक सेंट्रल एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है, तब वो शिक्षा व्यवस्था उस उद्देश्य को पूरा करती है। जैसे आज नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो उन्होंने एम्स में लिखा है, अपनी ऑब्जेक्टिव एंड एम्स में एनसीएफ को, कि इसके 5 मेजर एम्स होने चाहिए। पहला उन्होंने कहा ऑटोनॉमी ऑफ थॉट, वैचारिक स्वायत्तता होनी चाहिए, व्यक्ति को अपने विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा हेल्थ वेलबींग, समग्र रूप से स्वस्थ होना चाहिए। कोई भी शिशु, शिक्षा का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि उसकी वैचारिक स्वायत्तता हो, वो निर्भय हो करके अपने विचारों को संगठित भी कर सके, अभिव्यक्त भी कर सके और उसको पूर्ण कर सके। और तीसरा उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, लोकतांत्रिक सहभागिता होनी चाहिए। ये भाव होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होना चाहिए। चौथा उन्होंने कहा, अभी जो एनसीएफ आई है 2023 की बात कर रहा हूं, जो 2020 के एनईपी के आधार पर, चौथा उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। अगर बच्चा कोई शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है और वो अगर इकोनॉमिक इकोसिस्टम जो है देश का या विश्व का, उसके लिए अगर उचित सामर्थ्य नहीं विकसित कर पाता है कि वो आर्थिक सहभागिता भी कर सके, तो भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं पूरा होता। और पांचवा उन्होंने लिखा है कल्चरल पार्टिसिपेशन, सांस्कृतिक सहभागिता। सांस्कृतिक सहभागिता का बहुत ही व्यापक अर्थ है।
सांस्कृतिक सहभागिता की जब हम बात करते हैं तो ये जो ऊपर के चारों घटक हैं, वैचारिक स्वायत्तता, समग्र स्वास्थ्य, लोकतांत्रिक सहभागिता या आर्थिक सहभागिता, ये चारों किसी भी देश में, किसी भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में वहां की आइडियोलॉजी से ही प्रभावित होते हैं। आप थोड़ा सा अगर वैचारिक मंथन की ओर जाइए तो पूरी सभ्यता और संस्कृति का विकास जो हुआ है वो आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, उसके आधार पर एक फिलॉसफी जो सृजित होती है, फिर कॉस्मोलॉजी या इकोलॉजी कह लीजिए, पूरे खगोल विज्ञान का, पूरे ब्रह्मांड का बोध या आसपास के पर्यावरण का बोध, उसके छोटे अंग के रूप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उधर है फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी, उधर कॉस्मोलॉजी एंड इकोलॉजी, फिर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी का जो इंटरप्ले है, इसके बीच के जो आपस के संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों में कितनी समझ है बच्चे को या किसी देश के नागरिक को, वैसा ही उसकी भूमिका एक उत्तरदायी, उपयोगी इकाई के रूप में राष्ट्र में हो सकती है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अगर मेजरली एक लाइन में कहें तो टू इनेबल द स्टूडेंट्स फॉर नॉलेज क्रिएशन, ज्ञान के सृजन के सामर्थ्य को विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। और कैसा ज्ञान? विच इज सोशली रिलेवेंट टू प्रपोज मीनिंगफुल सॉल्यूशंस टू द कंटेम्परेरी कंसर्न्स। जो आज की परिस्थितियों में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आज की तारीख में हमें किस तरह का विभिन्न आयामों में कैसा हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हम 21वीं सदी में बच्चे को गढ़ रहे हैं तो उसके पास ये सामर्थ्य होना चाहिए कि मात्र जितने ज्ञान परंपराएं चल रही हैं उनका अनुयायी होने तक बात नहीं बनती। वो तो एक गणित की भाषा में कहें तो नेसेसरी कंडीशन है कि आपको तो इतना आना ही चाहिए कि आज तक की जितनी भी रेलिवेंट टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी है उसके बीच से अपने को दक्ष बनाने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वह ज्ञान तो न्यूनतम आवश्यकता है। लेकिन अतीत की समझ, वर्तमान में क्रियाशीलता और साथ ही भविष्य में आने वाली चुनौतियों के चिन्हीकरण करने का सामर्थ्य और उसके अनुरूप बदलते परिवेश में ज्ञान परंपरा का सृजन करना, ये बच्चे के अंदर बेसिक सामर्थ्य होना चाहिए। इसी को अगर आप एक पंक्ति में कहें तो स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य जो अंतर्भुक्त दिव्यता है उसको अभिव्यक्त करना है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द पोटेंशियल विद इन। जो हमारे अंदर की दक्षता है, जो प्रकृति ने दिव्य रूप में हमें दे रखी है, वह सुसुप्तावस्था में न जाए, स्वप्नावस्था में न जाए, वो जागृत अवस्था में हो या तुरीयावस्था तक पहुंच जाए, जिसको महर्षि अरविंदो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और सुपर कॉन्शियसनेस की बात करते थे। उनका कहना है शिक्षा का उद्देश्य तो ये होना चाहिए। अगर हम मात्र अनुसरण करता है, मात्र अनुयायी हैं, तो इतिहास, उपभोक्ता इतिहास नहीं लिखता, नकलची इतिहास नहीं बनाते। इतिहास बनाते हैं आविष्कार। जो इनोवेटर्स होते हैं वो इतिहास की रचना करते हैं। लीडर्स इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ नॉलेज। वो लीडर का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं। लीडर का मतलब जो उस क्षेत्र में जो भी सृजित ज्ञान है उसमें भविष्य और वर्तमान के अनुरूप सामर्थ्य रखने वाले नए ज्ञान के सृजन करने का नेतृत्व कर रहा हो। जैसे साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स,
ये जो हमारे लोग हैं ये एक्चुअल लीडर हैं। और चूंकि देश से आप सभी लोग इन संस्कारों से परिचित हैं, कोई नई बात नहीं है कि देश से कहीं ना कहीं ये संस्कार खत्म होता जा रहा है। सिर्फ वही संस्कार नहीं खत्म हो रहा है कि हम परिवार में अपनी बंधु बांधवों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, या आपस में एकता के साथ रह नहीं पा रहे हैं, या अपने लोभ क्रोध मोह और ईर्ष्या पर नियंत्रण संयम नहीं कर पा रहे हैं। ये तो वैयक्तिक रूप से आवश्यक है ही, लेकिन एक एज ए नेशन, एज ए राष्ट्र, अगर एक बच्चे को, नागरिक को कैसा होना है, तो एनसीएफ भी कहती है इंगेजिंग, कंट्रीब्यूटिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक उत्तरदायी नागरिक जो कंट्रीब्यूट करने की, कुछ सहयोग करने की स्थिति भी हो, जो बर्डन ना हो हमारी सोसाइटी पर, देश पर। अगर हमारे देश की संपदाओं पर कोई बोझ है तो राष्ट्र के लिए तो उपयोगी नहीं है, वो अनुपयोगी है। भले वो कितने भी अच्छी भावना रखता हो। एक छोटी सी बात कह रहे हैं, अगर मान लो हम बच्चे को बचपन से स्वस्थ होना नहीं सिखाते हैं, आपने गणित सिखा दी, आपने साइंस सिखा दिया, आपने लिटरेचर सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, स्वस्थ रहना नहीं सिखाया, अगर वो स्वस्थ ही नहीं है तो उन सारी दक्षताओं का उपयोग कहां से करेगा? और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो नए ज्ञान सृजन करने के लिए उसके पास उमंग कहां है, उत्साह कहां है? भले ही बौद्धिक क्षमता भी हो। इसलिए हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि स्वस्थ होने का क्या अर्थ है। ब्रह्मानंद वल्ली में सिर्फ फिजिकली फिट, जिम्बाज होने के लिए नहीं कहा है कि पहलवान हो गया तो वो स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के लिए उन्होंने कहा कि 5 लेयर्स हैं। आप सभी लोग जानते हैं, पंचकोशों की बात कर रहा हूं, कि जब तक अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, सारे ही कोश परिशुद्ध नहीं होते हैं, तब तक हम स्वस्थ नहीं है। हमारा अष्टांग हृदय हम कहता है, एक संस्कृत का श्लोक है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। ये 20वीं शताब्दी में आकर के एलोपैथी कहती है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होना चाहिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर के साथ। सिर्फ फिजियोलॉजिकल हेल्थ पर्याप्त नहीं है, साइकोलॉजिकल भी होना चाहिए। ये कहते हैं 20वीं सदी में। कब कहते हैं? जब अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स और फ्रायड की फिलॉसफी आती है ईडिगो सुपर ईगो की, उसके बाद कहना शुरू करते हैं। इसके पहले उनका मनोविज्ञान नहीं था। शरीर का मतलब न्यूटन की मैकेनिक्स के अनुसार, फिजिक्स के अनुसार एक यंत्र है बस। लेकिन हमारे यहां पतंजलि योग दर्शन, बुद्ध का 8 फोल्ड पाथ, पतंजलि का अष्टांग, तैत्तिरीय उपनिषद, योग वशिष्ठ, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़िए, वो स्वस्थ होने को कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इससे नहीं स्वस्थ हो जाओगे कि कफ पित्त वात ठीक हो गया और आपके मल मूत्र ठीक निकल रहे हैं, टॉक्सिक निकल रहे हैं तो आप स्वस्थ हो गए। नहीं, ये स्वस्थ नहीं होना है। स्वस्थ होने के लिए जरूरी है इसके साथ साथ आत्मा, इंद्रियां और मन भी प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थिति अभिधीयते। जब तक ये प्रसन्न नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं है। आप खुद देखिए कि अगर ये इसको कैसे चाहिए, फिर इसके लिए चाहिए सही आइडियोलॉजी, सही जीवन पद्धति, सही प्रकार के खान पान कैसा होना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, किस तरह का लेना चाहिए, इस भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, इस क्लाइमेट को देखते हुए। जब तक ये नहीं मालूम है कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए और उसका अंतराल क्या होना चाहिए, और साथ ही उसके लिए अनुरूप
योग प्राणायाम या किसी भी अन्य माध्यम से, जो भी माध्यम आप चुने, उसके माध्यम से अगर फिजियोलॉजिकल भी स्ट्रेंथ नहीं रखते हैं और अध्यात्म की ओर अपना मानस ठीक नहीं करते हैं, वो चाहे प्रेयर से करो, चाहे नमाज से करो, चाहे आप प्रार्थनाओं से करो,